हेलो बच्चों, हमारे देश में हर बच्चा अपने सपने और पहचान से जाना जाता है, लेकिन कईयों के पास इनमें से कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो सपने देखने से भी डरते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ होती है, सक्सेस तक पहुँचना। आइए मिलते हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 ऑल इंडिया रैंक 17 महावीर सिंह से। थैंक यू सर फॉर Thank you, कमिंग sir. ऑन दिस शो, थैंक यू सर। ऑन दिस पॉडकास्ट। कैसा फील हो रहा है आपको? सर अभी तो अच्छा फील हो रहा है 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आया है। ओके, थोड़ा लोड फील हो रहा है, हल्का हो या गया? हाँ, अब लग रहा है कि ठीक है, चलो फाइनली आई हैव डन इट। तो आप अपने अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए, लाइक सर कहाँ से मेरी आप बिलोंग करते हैं, एजुकेशन? मेरी जो मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है डिडौली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन 10th तक वहीं पे हुई है। ओके, और उसके बाद पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बैकग्राउंड लेने के लिए क्योंकि वहाँ पे नहीं था, तो मैं अमरोहा मूव किया। अमरोहा हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, पास में ही 12 किलोमीटर। तो वहाँ से मैंने 12th किया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अमरोहा से। एंड देन उसके बाद फिर मैं 1 साल मैंने कोटा में पढ़ाई की है प्रिपरेशन के लिए। एंड देन फिर मैंने अपना बीटेक बरेली से श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। बहुत बढ़िया। ओके, तो अपब्रिंगिंग कैसी थी आपकी, फैमिली लाइफ? लाइक फैमिली लाइफ अच्छी थी, मतलब फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं, अभी तो रिटायर्ड हैं। ओके, तो और घर में फादर का थोड़ा स्ट्रिक्ट था पढ़ाई को लेके और मम्मी का भी। बाकी माहौल अच्छा रहा है 12th तक तो बढ़िया। ओके। तो घर में पढ़ाई का माहौल हमेशा से फादर ने हाँ, फादर strict रहे का हैं? स्ट्रिक्ट रहे हैं कि पढ़ना है, क्योंकि उनको समझ में आता था पढ़ाई की वैल्यू। तो इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता था 12th तक, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो इसलिए मतलब अच्छी पढ़ाई रही है। और मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो क्रिकेट के बारे में मैंने देखा, आपने अपने डायरी में भी लिखा है Yes, कि आपने अपने कॉलेज के टाइम पे भी क्रिकेट में कॉलेज में तो कम खेला है, हाँ, बट 12th तक तो बहुत क्रिकेट खेली है। तो क्रिकेट से तो कनेक्शन अभी भी है, अब बट उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट अभी देखते हैं या थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में। तो क्रिकेट में ये था कि खेलते थे, तो अब पेरेंट्स को तो रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो एक प्रेशर ये रहता था कि अगर आपको खेलना है तो आपको स्कूल में भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ये था कि पढ़ना, फिर वो एक मोटिवेशन मिल जाता था कि चलो खेलने मिलेगा तो पढ़ लेते हैं, पढ़ाई भी हो मतलब जाएगी। हाँ, तो वैसा कुछ माहौल था कि वो खेलने भी तभी अलाउ करते थे, मान लो पेरेंट्स की, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो आपका मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके मोटिवेशन कहाँ से आया? कॉलेज से ही मैंने फाइनल ईयर में सीनियर्स वगैरह कुछ तैयारी कर रहे थे और नाम सुना था इंजीनियरिंग सर्विसेज का और गेट का। तो फाइनल ईयर में मैंने तैयारी की थी, मतलब स्टार्ट की थी, वीकेंड बैच पे मैं तैयारी करता था। ओके। फिर वहीं से उस टाइम पे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को स्पेसिफिक नहीं डिसाइड किया था, बट एक गवर्नमेंट जॉब मतलब चाहिए थी, कि क्योंकि फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन यही है कि आप भी गवर्नमेंट जॉब लो। तो वैसा कुछ माहौल था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे तैयारी की, तो फिर बीएसएनएल में जॉब लग गई 2016 के। किस साल में हुआ बीएसएनएल में जॉब आपकी? 2016 के नवंबर में जॉब लग गई, बट ज्वाइनिंग मेरा 2017 के मार्च अप्रैल में हुआ था। तो उसके बाद मैंने बीएसएनएल में तैयारी की, मतलब बीएसएनएल की जॉब की, और उसके बाद फिर 2 साल तैयारी, मतलब 2 साल जॉब की। तो उसके बाद लगा कि मतलब कि कुछ और थोड़ा ट्राई करते हैं। इन बिटवीन मैं तैयारी कर भी रहा था बीएसएनएल के साथ। जॉब के साथ तैयारी करना तो काफ़ी टफ होता है। हाँ सर, इनिशियल स्टेज में तो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो मेरे टाइम पूरा चला जाता था, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में कैसे काम करना है, क्या करना है। तो पूरा दिन जाता है, फिर आप बाहर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं, तो टाइम बचता ही नहीं था। तो इनिशियल 1-2 साल तो ऐसे ही चले गए। एंड उसके बाद 2020 में 1 साल कोरोना में वो वेस्ट हो गया। एंड 2021 के बाद मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो करना है। एंड देन 2021 में आप कहाँ पोस्टेड थे बीएसएनएल में? मेरी पोस्टिंग इनिशियल से ही अमृतसर में रही है। अमृतसर में? हाँ, 2017 से ही, और जब तक मैंने रिज़ाइन किया, मैंने 2000 अभी जनवरी में रिज़ाइन किया था 2024 में, बिकॉज उससे पहले मेरा यूपी आरवीएनएल में सिलेक्शन हो गया था नवंबर में। बहुत बढ़िया। तो तैयारी के टाइम पे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं, सबसे बड़ा डॉन्टिंग टास्क जो होता है जॉब के साथ तैयारी करने में होता है, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी ऐसी है जिसमें पूरा आपका इंजीनियरिंग आएगा, प्लस कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जीएस आते हैं। यस सर। एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझको फील होता है वो ये है कि एग्जाम के दिन आपको सब कुछ एकदम टिप पे होना चाहिए। लाइक रिकॉलिंग स्पीड शुड बी सो फास्ट कि क्वेश्चन देखा एंड आंसर आपने तुरंत नोट कर दिया।
तो आई थिंक आपने 21 में अटेम्प्ट दिया था। 21 से तो उससे पहले भी अटेम्प्ट दिए बट वो प्रॉपर तैयारी नहीं थी क्योंकि तो 21 वाले अटेम्प्ट से क्या सीखा आपने? 21 मतलब उस 21 वाले अटेम्प्ट से तो ये था कि मतलब मेंटली मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि 2 साल जब मैंने जॉब की, 2 या 3 साल जितना भी, या 2017 से 20 तक, तो उसमें मुझे समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जॉब में कैसे डील करना है, कैसे गवर्नमेंट जॉब होगी और कैसे फिर मैं मेनली टाइम मैनेजमेंट मुझे आ गया था 2 साल जॉब करने के बाद। तो वो चीज़ जो इनिशियली मैंने गलती की BSNL में, वो 2021 के बाद से सुधर गई। तो 22 का अटेम्प्ट कैसा रहा? 21 का अटेम्प्ट भी अच्छा था। प्री तो मेरा हमेशा से ही मेरा नेक था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्स निकले हैं, मतलब कुछ फाइनल हो गए कुछ नहीं हुए। बट मेंस में क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, जैसे आपने कहा कि कैसे मैनेज करते, वो प्रॉब्लम तो हमेशा रही है, वो अभी तक लास्ट तक प्रॉब्लम थी। बट फिर भी 2021 में मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। 22 में मैंने फिर मेंस पे फोकस किया कि कैसे करना है, बट लास्ट में रिवीजन। तो मेंस के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया या स्टैंडर्ड बुक्स देखे? या पहले तो यही है कि PYQ पे सबसे पहले तो आपने जो सब्जेक्ट तैयार किया है वो, उसके बाद आप PYQ सॉल्व कीजिए अच्छे से एनालिसिस करके, एंड देन थोड़ा बहुत टाइम बचता है, या मान लीजिए आप किसी टॉपिक में फंस रहे हैं तो फिर आप उसके लिए बुक के लिए टॉपिक देख सकते हैं। स्पेसिफिक तो बुक मुश्किल है, इतनी सारी बुक कवर करना तो मुश्किल है। बट हाँ, कुछ आई थिंक 2022 का जो अटेम्प्ट आया था मेंस का, पेपर वाज क्वाइट टफ। नहीं, 2021 का पेपर बहुत टफ था। क्योंकि उन्होंने बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, तो बुक्स उस साल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पे मैंने उस साल तो PYQ पे ज़्यादा फोकस किया था, बुक्स पे नहीं फोकस किया। बट 2022 में मुझे लगा कि नहीं, अब बुक्स से आने लगे हैं क्वेश्चन, तो मैं बुक्स पे ज़्यादा मूव कर गया और PYQ उसके चक्कर में थोड़ा सा रह गया। लेकिन 2022 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने PYQ से ज़्यादा दे दिया, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस। तो 2022 में तो इसलिए नहीं निकला, मेरे सारे दोस्त जो थे उन लोगों का निकला था, बट मेरा नहीं निकला। तो ये थोड़ा डिप्रेसिंग था कि नॉलेज मुझे भी उतनी है बट मेरा एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि मेरा 9 मार्क्स से कुछ रह गया था मेंस 2022 में। बट 23 फिर दिया, तो 23 अच्छे से दिया। तो 23 में आपने दोनों लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, दोनों मतलब PYQ पे, हाँ PYQ पे ज़्यादा फोकस किया, बट बुक्स के लिए कुछ बुक्स के लिए सेलेक्टिव था ज़्यादा, मतलब सब्जेक्ट डिसाइड करके, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे नेटवर्क कंट्रोल, उनके लिए बुक की नीड नहीं है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एडवांस कॉम में एक ऑप्टिकल फाइबर की बुक है, सीनियर बुक, तो उससे UPSC ज़्यादा आजकल सीधे एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं वो लोग, तो उस पर थोड़ा फोकस किया। और ऐसे ही थोड़ा एनालिसिस बेस्ड है ये सब चीज़ें, अगर एनालिसिस करते हैं तो समझ। बट जैसे हम लोग पैरेलली टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आपको पता है कैसे एक ग्राफ होता है कि हमने आज पढ़ा 7 दिन 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ब्रेन से इंफॉर्मेशन ऐसा लॉस टाइप की हो जाती है। तो आपने टॉपिक को फ्रेश रखने के लिए, हाँ सर, इसके लिए तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। मैंने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे, तो मैं उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता था। मतलब जैसे मेरा शेड्यूल ऐसा है कि अगर मुझे 5 घंटे पढ़ना है या जितना भी टाइम पढ़ना है, उसका 10 से 20% मैंने एक स्लॉट रखा है कि मैंने उसमें रिवाइज ही करना है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। तो जैसे जॉब के बाद आप कितने घंटे निकाल पाते थे पढ़ाई में? जॉब के बाद ऑन एन एवरेज अगर डेली देखो तो 5 घंटे कह सकते हैं, क्योंकि किसी दिन 4 घंटे होता था, किसी 3 घंटे, बट संडे रहता था तो संडे में 7-8 घंटे भी हो जाता था, तो वो एवरेज 5 घंटे मेरा निकल जाता था। हाँ, तो उसमें जैसे आपने अभी बताया कि आप 2 टॉपिक पैरेलली करते थे, राइट? हाँ। एक तो मेन टॉपिक हो गया, एक तो मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है, आपको 4, तो उसके लिए आपने 3 से 4 घंटे डिवोट कर दिया। हाँ, 3 से 4 घंटे। फिर बचा हुआ जो 1 घंटा था वो आप रिवीजन पे पुराने टॉपिक को रिवाइज करते रहते रेगुलरली, पीरियडिकली बेसिस पे सब्जेक्ट। मतलब आपके 2 टॉपिक पैरेलली चल रहे हैं? हाँ, 2 टॉपिक पैरेलली चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे एग्जाम में टाइमिंग का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है? हाँ सर, उसमें तो ऑब्जेक्टिव PYQ पे मेनली फोकस करना है, तो उसमें PYQ का टाइमर लगा के, या मान लो जैसे भी आप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके फिर उसको टाइम देके फिर लगा सकते हो। मतलब जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही। इनिशियल स्टेज पे तो मैं यही करता था, बट लेटर ऑन लास्ट अटेम्प्ट में तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो जो स्टार मार्क क्वेश्चन किए थे उन पे ही ज़्यादा फोकस रहता था, जो डिफिकल्ट वाले। हाँ, डिफिकल्ट वाले जिसमें मैं कभी फंसा हूँ। हाँ, जिसमें गलती करता हूँ। कुछ तो ईजी रहते थे, तो ईजी का तो पता ही है, तो जो एक बार हो गए तो वो हमेशा हो ही जाएंगे, तो ऐसा वाला रहता था ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपने टाइम लिमिट में कर लिया। कन्वेंशनल के लिए जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे कन्वेंशनल में कोई क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया, अब आपसे पूछा गया है कि आप एक न्यूमेरिकल पूछा गया है सिंपल फॉर्म में, बट होता क्या है 12 मार्क्स में अगर हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक एग्जामिनर को
लगे कि यार इसने तो न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती थी आपको कि क्वेश्चन जैसे आया है कन्वेंशनल का, तो आप डिसाइड कैसे करते थे कि इसमें मुझे डेरिवेशन भी करना चाहिए, थ्योरी भी लिखना चाहिए, या डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना चाहिए? अगर सर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन है तो सिंपली अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने में। ओके, अगर लग रहा है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिर्फ वो देख के लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल तो 5 लाइन में हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग गया कि 5 लाइन का क्वेश्चन तो 20 नंबर में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप डेरिवेशन पे जा सकते हैं। तो ऐसे बेसिक आइडिया लग जाता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस करते करते आपको हाँ, ये PYQ मेंस में तो PYQ पे मोस्टली फोकस और प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में वो आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, और मेंस में तो टेस्ट सीरीज का गेम है पूरा और PYQ का, और जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आप बुक रेफर कर सकते हैं, या कुछ जो UPSC पूछ रहा है कुछ बुक्स हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, बट सारी बुक्स तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आपने लास्ट ईयर आई थिंक इंटरव्यू में आप गए थे, लास्ट ईयर 2023 में मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मेरा रिजर्व लिस्ट में भी रिजर्व लिस्ट में आपका हो गया था। तो पिछले साल से और इस साल में इंटरव्यू में आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू में? बिकॉज आई थिंक मेंस आपने क्लियर कर लिया इस साल एंड इंटरव्यू भी फाइनली क्लियर कर लिया। यस सर। बट लास्ट ईयर जैसे आप रिजर्व लिस्ट में थे, इस साल आपने इंटरव्यू में आई थिंक एक्सीडिंगली बेटर किया होगा। नहीं सर, इस साल मुझे ऐसा लगता है, अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने मेंस में इस साल लास्ट ईयर से बेहतर किया है। ओके। उसका एक रीज़न जो मुझे लगता है, लास्ट के 1 2 3 अटेम्प्ट जो भी थे उसमें मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि इतने नंबर का अटेम्प्ट करना है, इतने नंबर का अटेम्प्ट करना है। बट इस साल ये था कि मुझे जितना करना है वो एक्यूरेट करना है। ओके। तो मतलब आपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा एक्यूरेसी पे इस साल मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा लगभग इतना ही अटेम्प्ट है जितना मैंने इस साल किया है, बट इस साल मेरा रैंक है तो मार्क्स अच्छे आए होंगे। अभी तो मार्क्स डिस्क्लोज नहीं। आप एक स्टोरी बता रहे थे मुझे लास्ट टाइम जब अपन मिले थे तैयारी से पहले। यस सर। आपने बताया था कि आप 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 ABC 7 ABC में कुछ गड़बड़ हो गई थी। सर वो तो इस साल ही हुआ है, 24 में हुआ है। क्या इशू हुआ था उसमें? उसमें इशू ये था कि जैसे नॉर्मली 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, जो मेरे अटेम्प्ट का पार्ट भी था उसका B और C पार्ट अटेम्प्ट कर दिया, बट A पार्ट रिमेनिंग है। बट वो मुझे लग रहा है कुछ लेंदी है, तो मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा। तो मैंने अपने 5 क्वेश्चन है जितने भी अटेम्प्ट करने थे वो कर दिए, मतलब पूरे नहीं, जितने भी अटेम्प्ट होना था मेरा हो चुका, बट लास्ट के 10 या 15 मिनट थे मेरे पास, तो मुझे लगा मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ 6th का A। बट 7th का A भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, BJT का। दोनों के सर्किट लगभग सिमिलर थे। अच्छा। अब मैंने 7th का A अटेम्प्ट कर दिया है यहाँ पे, जो कि मेरे अटेम्प्ट का पार्ट ही नहीं है। तो बट लेटर ऑन 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद मुझे क्रिएट हो गया होगा लास्ट में एकदम। बिल्कुल लास्ट में ये था, अगर आप क्वेश्चन गलत कर दो तो 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं आपके। टाइम तो वेस्ट होता ही है, बट अगर 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया तो वो 7th काउंट कर लेंगे ना। वो 8th वाला क्वेश्चन फिर मेरा वेस्ट हो जाएगा 40 नंबर का। बट वो लेटर मुझे लास्ट के 5-6 मिनट रिमेनिंग में ही क्लियर हो गया कि गलती देख लिया मैंने, तो मैंने उसको फिर वो कट कर दिया। तो वो मेरा 10 से 15 मिनट का टाइम वेस्ट था, अदरवाइज मैं टॉप 10 में होता शायद। तो जैसे अगर आप किसी कैंडिडेट को, किसी फ्यूचर एस्पिरेंट को स्टेज वाइज बताना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल बिफोर प्रीलिम्स, बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस एंड आफ्टर मेंस टिल इंटरव्यू, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि आप सिलेबस पूरा ख़त्म कर लीजिए, मतलब जो प्री लेवल का सिलेबस है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज उसमें सिलेबस सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट छोड़िए मत, पहले वो ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद स्टेज स्टार्ट होती है प्री की और मेंस की। तो प्रीलिम्स के लिए PYQ पे फोकस करिए मेनली, जितने बार ज़्यादा बार लगा सकते हैं उतने बार लगाइए, उनका एनालिसिस करिए, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, एंड देन कहीं भी टेस्ट सीरीज जो भी आप देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए। प्रीलिम्स का इतना है, और रिवीजन, जो रिवीजन तो मोस्ट की है, आप पढ़ लेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, वो वेस्टेज है। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी। मेंस में भी यही है, PYQ कन्वेंशनल, बट मेंस में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ऑब्जेक्टिव में तो ये था कि आप एक बार देख के भी कुछ क्वेश्चंस खत्म कर सकते हैं, याद आ जाता है। हाँ, याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं तो याद आता है। लेकिन मेंस में आपको हर एक क्वेश्चंस को लिख के ही देखना पड़ेगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन वो जब आप लेटर स्टेज में होते हो तो फिर वो हो जाता है कि चलो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको कर लूँगा। बट इनिशियल स्टेज में तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मेंस की प्रैक्टिस। और बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो देख के लग जाता है कि अच्छा ये बुक से आ रहे हैं, वो PYQ आप ESC के एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए यही है कि प्रैक्टिस मॉक अगर जितने जहाँ भी दे रहे हैं वो दे दीजिए, और थोड़ा अपने आप पे काम कर लीजिए, लाइक अपने बारे में जान लीजिए,
मतलब आपके होम टाउन या आपकी एजुकेशन या जो भी है, तो वो इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है। बाकी हार्ड वर्क तो चाहिए इस एग्ज़ाम में, बिना मेहनत के तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम निकलेगा। और दूसरा क्या है, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो था कि मैं कंसिस्टेंट पढ़ता था। अगर मुझे लगता कि एक साल में 365 दिन है, तो मैं करीब 330-340 दिन में ब्रेक नहीं लिया करते थे मैं आप? बहुत मतलब पढ़ने का मतलब कि मेरा ऐसा दिन कोई नहीं जाता था, मतलब 20-30 दिन तो जाते ही हैं, बट कि बिल्कुल जीरो पढ़ाई। मेरा जो ऐसा था कि 2-3 घंटे भी पढ़ाई हो, बट पढ़ाई होनी चाहिए, आप टच में रहो चीज़ों के। तो ये था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फेस्टिवल आ गए हैं या कहीं फंक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई, ब्रेक आ जाता है बीच में हाँ लोग कभी-कभी। ब्रेक कर लेते हैं, वो मैं नहीं करता था। मुझे तो पता नहीं, शादी वादी में गए हुए कितने साल हो, मुझे अरे। याद भी नहीं है। काफ़ी सैक्रिफाइस किया आपने, टाइम ठीक डिवोट है, किया है। वही अपने बट तैयारी के टाइम पे महावीर, जैसे हम लोग के माइंड में 2 थॉट्स आते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल थॉट्स कि आज कितने घंटे पढ़ाई करनी है। हाँ। एक होता है अनकंट्रोलेबल थॉट, होगा नहीं होगा, इस बार मेंस में नंबर आएगा, इंटरव्यू में नहीं आएगा। तो इन दोनों थॉट्स पैटर्न से आपने डील कैसे किया? सर ये तो यूपीएससी में तो हमेशा ही रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। ये तो इस साल भी मुझे लग रहा था कि इतनी रैंक आएगी, मुझे लग रहा था कि 30s में या 40s में मतलब आ सकती है, बट थोड़ा सा मेंस इस बार ठीक हुआ, एक्यूरेसी पे ज़्यादा रहा, तो थोड़ा रैंक ठीक ठाक आ गई है। राइट। तो यूपीएससी में तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मेन आप अपने प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, मतलब मेन पढ़ाई पे काम कर सकते हैं, आपके हाथ में वही है। तो मेन फोकस पढ़ाई पे रहे तो ज़्यादा सही का। आइडियाज़ तो नेगेटिव आइडियाज़ हमेशा आएंगे, कब होगा कब नहीं होगा। लास्ट तक तो लास्ट में अब तो मैंने सोचना बंद कर दिया था कि होगा कि नहीं होगा, बट मेन मतलब आपसे वही फोकस करते कि जो मुझसे एक्सपेक्टेड हाँ, है जो उतना मैं करो। कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। कर्म बाकी करो, फल की अपेक्षा मत हाँ, करो। मतलब अपने राइट। प्रोसेस पे ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दो रखो, आप। रिजल्ट तो अब आएगा जो आएगा ही। राइट। तो जैसे एग्जाम, जैसे मेंस फॉर एग्जांपल, अगर हम मेंस की बात करें, प्रीलिम्स आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ। करके हम अच्छे से कर सकते हैं। मेंस की जैसे हम बात करें तो मेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी होते हैं। हाँ। एंड आपकी मेंस के एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 1 महीने पहले स्ट्रैटेजी क्या थी? ये लाइक आप नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाते थे टॉपिक्स पे? उसमें भी यही था कि आप जब क्वेश्चंस एक बार पहली बार सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, आपको लगता है ये तो हो जाएंगे। तो उसमें भी वही है कि आप किसी भी तरह मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है जो टफ है, जो डेरिवेशन है, मीन्स में तो डेरिवेशन भी आते हैं। राइट। तो उनको मार्क कर लीजिए। तो लास्ट के 10 डेज में तो मैं थोड़ा डेरिवेशन अगर कुछ थोड़े बहुत आ रहे हैं तो उन पे, और फॉर्मूलेज पे लास्ट के 10 डेज में था। उससे पहले 20 दिन में ये था कि जो क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं उनको देख लो, कहीं भी मार्क किए, मान लो अगर आपने एक क्वेश्चन भी बुक से सॉल्व किया है तो उसका रिवीजन जरूरी है। मतलब आपने बुक से सॉल्व किया एक ही क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट वो 2 महीने पहले किए, लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया, लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। राइट। तो आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन बस हमेशा करते रहिए। तो वो उसको रिवीजन में भी मैं ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेते थे। शॉर्ट नोट्स में अगर कोई डेरिवेशन है तो उसको अलग से लिख लिया, बढ़िया। तो वहाँ से प्लेन पेपर पे, अगर वो आप कहीं मूव भी कर रहे हो, मेरा तो जॉब में था तो मैं बहुत मूव करता था इधर उधर, तो मेरा तो रहता था ट्रेन में भी है, ठीक है चलो कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, तो वैसे रहता था मेरा। शॉर्ट नोट्स तो हमेशा रहते थे कि चलो कहीं टाइम मिलेगा तो देखेंगे। ऑफिस में कहीं रहता था या कहीं और भी, तो ये रहता था। तो अभी फाइनली आपका इतना लंबा जो जर्नी था, आपने इतना सैक्रिफाइस किया, इतने घंटे पढ़ाई किया, और जैसे कि आपने बताया 330 दिन आप साल में कोशिश करते थे, खाली दिन ना जाए, मतलब खाली दिन ना रहे, पढ़ाई के टच में आप बने रहे। हाँ, टच में, चाहे एक ही घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो, बट एक लंबा ब्रेक, 10 दिन का 20 दिन का ब्रेक। तो अभी एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 17 आने के बाद कैसा फील हो रहा है? अभी तो ठीक लगा, हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स? हाँ ठीक है, अभी प्रेशर ऑफ एकदम, राइट? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं लाइफ में? अभी करंटली तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरी ट्रेनिंग चल रही है यहीं दिल्ली में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे तो सेलिब्रेशन का पूरा माहौल होगा, राइट? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 17 आप ले आए। हाँ, वहाँ पे तो सेलिब्रेशन का माहौल है, सब लोग पार्टी मांग रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि आप अमरोहा से हैं, इट इज़ एन हिंदी बेल्ट, राइट? यस। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि कैंडिडेट्स होते हैं, बीटेक कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एस्पायर करते हैं टू बिकम इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को आप क्या गाइडलाइन देना चाहोगे? बिकॉज मैंने जैसे आपका डाय फॉर्म पढ़ा तो आपकी जर्नी बहुत इंक्रीमेंटल रही है। आई थिंक आप यू आर 12th में कुछ मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, बट स्टिल आई वाज गुड इन दैट 12th आल्सो। बीटेक में भी मैं अच्छा था, बट बिकॉज बीटेक में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो इंटरनल मार्क्स आपको लेने होते हैं, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा, मैं उनको अवॉइड करता था, तो इसलिए परसेंटेज बीटेक में घट जाता है। बट इतना भी नहीं है कि खराब,
मैं बीटेक में भी अच्छा स्टूडेंट था। ओके। मतलब थ्रू आउट मैं अच्छा ही स्टूडेंट रहा हूँ। जॉब में नहीं, वो जाके तो आपने बताया कि हाँ। फादर ने काफी डिसिप्लिन इनकलकेट हाँ, किया हाँ। घर पे, राइट, तो पढ़ाई को लेके। स्टूडेंट तो मैं हमेशा से ही अच्छा रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव भी रही हैं। जैसे कॉलेज में असाइनमेंट्स और ट्यूटोरियल्स, ये प्रोजेक्ट इस सब पे थोड़ा मैं कम ध्यान देता था, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता था। मतलब जो बेसिक नॉलेज है, जो आपके सब्जेक्ट की कोर नॉलेज है, उस पर मेरा फोकस रहता था। मुझे मतलब असाइनमेंट्स और इन सब में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता था, तो इंटरनल थोड़े लेस मिलते थे, तो बट स्टिल परसेंटेज ठीक ठाक रहता था, मतलब अच्छा रहता था। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। कुछ फाइनल वर्ड्स आप ईएससी एस्पिरेंट्स 2025 के लिए बोलना चाहेंगे? 25 के लिए तो यही है कि पहले तो पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क इज द की। बिना मेहनत के तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं फॉलो करता था, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। 2 दिन पढ़ाई कर ली, 4 दिन ब्रेक ले लिया, वो दैट इज़ नॉट वर्थ इट इस एग्ज़ाम में। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वर्क कर जाएगी चीज़, बट इसमें नहीं वर्क करेगी। दूसरा क्या है, एकेडमिक्स पार्ट से तो आप सिलेबस ख़त्म करिए, उसको क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ये तो है ही। उसके बाद जो मैं करता था, रिवीजन, जो मेनली बच्चे नहीं करते हैं, वो रिवीजन को बोरिंग समझते हैं कि रिवीजन तो कर लेंगे, एग्जाम आएगा तब कर लेंगे। एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, हाँ, मेंटलिटी यही है। टेस्ट सीरीज के बारे में भी कहते हैं, एग्जाम आएगा तो कर लेंगे। बीटेक या जब हम बीटेक में सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो उसमें है कि जब एग्जाम आएगा तो एक दिन पहले पढ़ लेंगे। यहाँ एक दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ डेली रिवीजन चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा चीज़ें आनी चाहिए। यही है। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, जितना फोकस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज मैक्सिमम दीजिए, वहाँ से एनालिसिस कर लीजिए। एक ये भी रहता है कि लोग टेस्ट सीरीज तो देते हैं, बट मार्क्स नहीं आते तो उसको छोड़ देते हैं, टेस्ट हो गया खत्म। एनालिसिस कैसे करते थे आप? एनालिसिस मतलब जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उनको सबसे पहले आप पकड़िए कि ये गलत क्यों हो रहे हैं। मुझे याद नहीं थे, मुझे फार्मूला नहीं आ रहा था, या तो मैंने गलत लिख दिया, या मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो वो एनालिसिस करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, वो तो छोड़ने का मतलब ये है कि आपने या तो रिवाइज नहीं है, या तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बाउंसर हो गया उस पे। तो एनालिसिस और टेस्ट सीरीज लास्ट में यही है। बाकी एकेडमिक्स का तो पूरा सिलेबस, मतलब सिलेबस पूरा खत्म करना है, यहाँ पे सिलेबस छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंस में थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं हम लोग के ब्रांच में, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, वो मैंने ज़्यादा मेंस के लिए नहीं। बट आपने ये एनालिसिस किया होगा कि उसका वेटेज कितना आता है? वेटेज बहुत कम है, मतलब एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 20 नंबर या 10 नंबर का। उसमें भी वो डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट के पार्ट में वो है या नहीं। तो अगर अटेम्प्ट के पार्ट में नहीं है तो वेल एंड गुड है, तो वहाँ बच जाते हैं मीन्स। बट ऑब्जेक्टिव में बचना मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे लूज कर जाते हैं मार्क्स, क्योंकि जो पढ़ के जाएगा वो। अच्छा, एग्जाम में एक चीज़ और होती है, सिली मिस्टेक्स। या सिली मिस्टेक्स, उसका क्या प्लानिंग था आपका? हाँ, सिली मिस्टेक्स का भी यही है कि सर इनिशियल में तो मुझसे भी होता था कि क्वेश्चंस कुछ है, अरिथमेटिक एरर हो गया, हाँ, पढ़ कुछ और लिया है, मतलब कुछ 3 फेज का सिंगल फेज हो गया। उसका यही है कि टेस्ट सीरीज। मेरे से एक गलती हुआ करती थी, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का सवाल होता था, तो पावर के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। हाँ। तो मैं हर बार गलती कर देता था कि मैं उसको सिंगल फेज की तरह सॉल्व कर देता था। तो मैंने इसका एक स्टेप बनाया था कि अगर 3 फेज का क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के नीचे 3 लिख दिया करता था, ताकि एंड में जब क्रॉस चेक करूँ तो वो दिखाई पड़ जाए कि 3 फेज है। उसमें यही है सर, जितना मतलब जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो क्यों गलत हो रही हैं, और टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा बार देंगे ना, तो उतना बार आपको क्वेश्चंस रीड करने की आदत पड़ जाएगी कि मतलब कैसे रीड करना है। और बहुत बार तो ये रहता था, मैं मतलब जब क्वेश्चंस टेस्ट दे के आते थे तो उसमें ये रहता था क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया, तो वो रीड करने की वजह से प्रॉपरली मतलब गलत हो गया। क्वेश्चंस में कुछ और पूछा गया था, मैंने कुछ और पढ़ के उसका आंसर कर दिया, तो वही टेस्ट पेपर पर लिखता था रीड प्रॉपरली। तो उससे लगता है कि एक बार दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, बट स्टिल वो चीज़ें पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, किसी की भी। मेरी इस साल भी हुई है, मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर 10 हो रही हैं तो वो 5 पे आ जाएंगे या 2 पे आ जाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको भी हमको कम करना होता है। यही तरीका, प्रैक्टिस जितना करेंगे वो अच्छा है। जैसे कि हमने देखा, महावीर ने ऑल इंडिया रैंक 17 सिक्योर किया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में, एंड उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ और अपने पढ़ाई से टच में रहे। तो जो हमको यहाँ पे सीखने को मिला वो ये मिला कि जिस पैरामीटर पे आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने वाला है, दैट इज़ योर मार्क्स, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमें अपनी पूरी तैयारी में उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक अनकंट्रोलेबल थॉट्स और कंट्रोलेबल थॉट्स को सेग्रीगेशन करना चाहिए, एंड कोशिश करना चाहिए कि टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। जैसे कि इन्होंने पैरेलली 2 टॉपिक्स पढ़ते थे, एक तो आपका टॉपिक जो आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो मेन कोर्स, एंड सेकेंडली जो आपने पुराना पढ़ लिया उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग
और हमको बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी देख के, Same मुझे here, sir. बहुत इंस्पिरेशन मिला। एंड मुझे अपना भी टाइम याद आ रहा है कि लाइक 9 इयर्स पहले मैंने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया था। एंड वही मैं आपसे पूछा था कि अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी Right. अच्छा कि चलो फाइनली आई हैव डन इट। तो अभी आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी? यूपी आरबीएनएल में तो ट्रेनिंग अभी यहाँ 28 दिसंबर तक है, उसके बाद मेरी पोस्टिंग है सोनभद्र में, ओके तो वहाँ जाना है। उसके Okay. बाद जो प्रीवियस ईयर की ज्वाइनिंग आने वाली है, तो उसके बारे में सोचना है उसको ज्वाइन करना है नहीं, और फिर लास्ट में इसकी ज्वाइनिंग आएगी तो इसको ज्वाइन करेंगे। ओके। महावीर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank सर, you for थैंक यू that. वेरी मच।